बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एंटी एमेटिक्स के 3 क्लासेस यानी एंटी हिस्टामिन 1, 5-HT3 एंटागोनिस्ट और न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स पर डिस्कशन करेंगे। हम इस वीडियो में इस क्लासेस के मैकेनिज्म को, इसके यूजेस को और इसके साइड इफेक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। मगर इस पर डिस्कशन करने से पहले मैं वोमिटिंग रिफ्लेक्स पे थोड़ा सा 2-3 मिनट डिस्कशन करना चाहता हूं ताकि इसके मैकेनिज्म आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले हम वोमिटिंग रिफ्लेक्स पे डिस्कशन करते हैं कि वोमिटिंग रिफ्लेक्सेस है क्या चीज़। इस पे हमने डिटेल में वीडियो अपलोड किया है एमेटिक्स 1 में, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बॉडी का जो भी फंक्शन हो हमारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो इसी तरह हमारा जो वोमिटिंग रिफ्लेक्स है, वोमिटिंग का जो प्रोसेस है वो भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में एक खास जगह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वोमिटिंग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोमिटिंग सेंटर हम कहते हैं। अब इस वोमिटिंग सेंटर को अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो ये मेरे पास क्या हो गया? वोमिटिंग सेंटर हो गया। जब ये वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, तो ये क्या करेगा? वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करेगा। अब इस वोमिटिंग सेंटर के नीचे एक और जगह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन कहते हैं। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। शॉर्टली हम क्या कहते हैं? CTZ कहते हैं। इसके नाम से पता चलता है कि उसके पास ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें एक खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम 5-HT3 रिसेप्टर हम कह सकते हैं। इस 5-HT3 के अलावा इसके साथ एक और रिसेप्टर भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? D2 रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? D2 रिसेप्टर हम कह सकते हैं। इस D2 के अलावा इसके साथ तीसरा रिसेप्टर भी मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? H1 रिसेप्टर हम कहते हैं। जब इन रिसेप्टर के जरिए ये कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है? आगे सिग्नल सेंड करता है कहाँ पे? वोमिटिंग सेंटर को, कि तू क्या करे? वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करे। इसके अलावा हमारे पास वो मोशन सिकनेस के दौरान भी वोमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है। तो मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम कहाँ से अराइज होता है? वो आप जानते हैं कि हमारा जो इंटरनल ईयर होता है, हम क्या कहते हैं? इंटरनल ईयर होता है, वहां से अराइज होता है। अब इंटरनल ईयर में एक खास जगह बोनी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लेबरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबरेन को हम कहते हैं। अब इस लेबरेन को हमारे ब्रेन के साथ एक खास किस्म के नर्व्स ने कनेक्ट किया है जिसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व। क्या कहते हैं? कॉक्लियर नर्व हम कहते हैं। तो ये वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व हमारे एयर को हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है और ब्रेन में एक खास जगह होता है और इस जगह को हम क्या कहेंगे? वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई हम कहेंगे। और इस खास जगह को हम क्या कहेंगे? वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई हम कहेंगे। क्या कहेंगे? वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस कहेंगे। अब इस वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस पे भी कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। इनमें से एक रिसेप्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? H1 रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? H1 रिसेप्टर। इस H1 रिसेप्टर के अलावा इसके साथ एक और रिसेप्टर भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मस्करीनिक टाइप रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्करीनिक रिसेप्टर हम कह सकते हैं। जब मोशन सिकनेस के दौरान ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो जाता है तो ये सिग्नल्स क्रिएट करता है, सिग्नल सेंड करता है और वो सिग्नल्स आकर हमारे कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन को एक्टिवेट करता है और फिर ये कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन आगे जाके हमारे वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है कि तो क्या करे? वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करे। इसके अलावा वोमिटिंग रिफ्लेक्स हमारी GIT से भी इनिशिएट होता है। जब हम कुछ ऐसे फूड्स लेते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता या इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो। तो फॉर एग्जांपल ये फूड्स है हमने लिए और ये कहाँ पे आ गए? स्टमक में आ गए। तो उसमें कुछ खास किस्म के केमिकल है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते।
या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, हमारे पास स्टमक के वाल है और इसमें कई किस्म के सेल्स लगे होते हैं, मगर इसमें एक खास किस्म का सेल्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स कहते हैं, जिसे शॉर्टली हम क्या कहते हैं, ECL सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ECL सेल्स कहते हैं। तो ये ECL सेल हमारे पास एक खास किस्म के केमिकल रिलीज करेगा और इस केमिकल को हम क्या कहेंगे, पाइप Ht3 हम कहेंगे। इस पाइप Ht3 को इसके अलावा हम सेरोटोनिन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, सेरोटोनिन भी कह सकते हैं। तो ये सेरोटोनिन आकर हमारे वेगस नर्व पे, कहाँ पे, वेगस नर्व के, जो हमारे ब्रेन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई करता है, उस पर बाइंड हो जाएगा और उसमें कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। उस रिसेप्टर को हम क्या कहेंगे, पाइप Ht3 रिसेप्टर हम कहेंगे, या इसके अलावा हम सेरोटोनिन रिसेप्टर भी कह सकते हैं। तो ये आकर इस पर अटैच हो जाएंगे। जब ये इस पर अटैच हो जाते हैं तो ये क्या करेगा, इम्पल्स क्रिएट करेगा और ये इम्पल्स कहाँ पे आएगा, हमारे ब्रेन में आएगा और हमारे ब्रेन में एक खास जगह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। तो ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एक्टिवेट करेगा और फिर ये आगे जाके ये कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन हमारे वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा और वोमिटिंग सेंटर हमारा वोमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट करेगा। तो इसी तरीके से हमारा वोमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है। अब वोमिटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, तो इस पर हमने एमेटिक्स 1 में मैकेनिज्म ऑफ वोमिटिंग में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहां से आप देख। तो ये ड्रग जो इस वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनहिबिट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटी एमेटिक ड्रग्स हम कहेंगे। उसमें कई सारे क्लासेस हैं, हम आज के इस वीडियो में सिर्फ 3 क्लासेस पे डिस्कशन करेंगे और वो सबसे पहला हमारे पास क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है। तो ऐसे ड्रग जो हमारे इस हिस्टामिनिक रिसेप्टर को, यहाँ पे हमारे जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हम कहेंगे। अब इनमें से कई सारे ड्रग्स हैं, इनमें से एक है साइक्लोजीन है, दूसरा हमारे पास क्या है, डायमीन हाइड्रोनेट है, डायपीन हाइड्रामीन है, मिक्लाजीन, प्रोमेथाजीन और हाइड्रॉक्सीजीन है। ये सारे के सारे ड्रग्स हमारे जो H1 रिसेप्टर्स होते हैं उस पर एक्शन करते हैं। अगर आपको फिर भी ये ड्रग्स याद नहीं होते तो उसके लिए हम सिंपल सा सेंटेंस यूज कर सकते हैं। वो क्या है, चल दीवाने दिल में प्यार है, चल दीवाने दिल में प्यार है। अब जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, तो इनमें से पहला लफ्ज छोड़े बाकी को मिटा दें। चल में क्या रह जाएगा, C, दीवाने में D रह जाएगा, दिल में अगेन D, में M रह जाएगा, प्यार में M रह जाएगा और है में क्या रह जाएगा, H रह जाएगा। तो C पार साइक्लोजीन, D पार डायमीन हाइड्रोजीन, अगेन D पार डायपीन हाइड्रामीन और M पार मेक्लाजीन, P पार प्रोमेथाजीन, H पार हाइड्रॉक्सीजीन। चल दीवाने दिल में प्यार है, साइक्लोजीन, डायमीन हाइड्रोनेट, डायमीन हाइड्रामीन, मेक्लाजीन, प्रोमेथाजीन एंड हाइड्रॉक्सीजीन। ये सारे ड्रग्स आकर H1 रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा। H1 रिसेप्टर हमारे पास कहाँ पे होता है, वेस्टिब्युलर न्यूक्लियाई पे होता है। तो ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा H1 रिसेप्टर के साथ और उसको इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट हो जाता है तो क्या करेगा, ये आगे जाके कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन को इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकेगा और फिर ये कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन हमारे वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट नहीं करेगा और जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होता तो आपके साथ वोमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट नहीं होगा। इसके अलावा ये सारे के सारे ड्रग आकर हमारे एक H1 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। वो कहाँ पे होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे होता है। उस H1 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है और उसको इनहिबिट करता है। जब ये इनहिबिट हो जाता है तो हमारा जो कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन है वो एक्टिवेट नहीं होता, फिर वो आगे सिग्नल नहीं भेज सकता वोमिटिंग सेंटर को और जब वोमिटिंग सेंटर सिग्नल्स रिसीव नहीं करेगा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से तो वो एक्टिवेट नहीं होगा और वो वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट नहीं करेगा। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, हमारे वोमिटिंग रिफ्लेक्स को
इनहिबिट करता है। अब हम इसको एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो याद रखें हम ये मोशन सिकनेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे? मोशन सिकनेस के दौरान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया एंड वोमिटिंग में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है और वो कौन से है? उसमें जो आते हैं सेडेशन, क्या काज करता है? सेडेशन काज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास ड्राई माउथ भी काज कर सकता है। क्या काज कर सकता है? ड्राई माउथ काज कर सकता है। दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो क्या है? 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। इसके अलावा हम उसे सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जहां पे भी 5-HT3 रिसेप्टर्स लगे होते हैं तो उसको इनहिबिट करेगा। उनमें से कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? उनमें से हमारे पास क्या है? डोलिनसेट्रॉन, कॉन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन। इसको अगर आपको याद नहीं हो अगर आप इसको याद नहीं कर सकते तो इसके लिए एक वर्ड याद रखें और वो क्या है? डॉग। डॉग मीन कुत्ता, तो कुत्ते का इंग्लिश याद रखें। तो इसमें क्या है? DOG। तो डी में डी पर डोलिनसेट्रॉन, ओ पर ऑर्डेनसेट्रॉन और जी पर ग्रेनिसेट्रॉन। डोलिनसेट्रॉन, ऑर्डेनसेट्रॉन और ग्रेनिसेट्रॉन। अब ये कैसे एक्शन करता है? तो मैंने पहले इसके नाम से पता चलता है कि ये 5-HT3 रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट करता है। तो 5-HT3 रिसेप्टर कहाँ पे लगे होता है? हमारे नाक, वेगस नाक के एंड्स पे लगा होता है। तो ये आकर यहाँ इसको इनहिबिट करेगा। इसके अलावा हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे भी 5-HT3 इनहिबिटर 5-HT3 रिसेप्टर्स लगे होते हैं, उसको इनहिबिट करेगा। और जब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट नहीं होता तो ये आगे जाके वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट नहीं करेगा। और जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं हो सकता तो फिर आपके साथ जो वोमिटिंग रिफ्लेक्स है वो इनिशिएट नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है इसी तरीके से अपना एक्शन शो करता है। अभी 5-HT3 हम किन किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं? तो याद रखें कि हम कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में थेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग एंड नाजिया में भी हम यूज कर सकते हैं। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। साइड इफेक्ट्स में हमारे पास आता है डिजीनेस। क्या है? डिजीनेस काज करेगा। इसके अलावा हेडेक काज कर सकता है। क्या काज कर सकता है? हेडेक काज कर सकता है। इसके अलावा ये ड्राई माउथ काज कर सकता है। ड्राई माउथ काज कर सकता है। हमारे पास जो लास्ट क्लास है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोलेप्टिक एजेंट कहते हैं। न्यूरोलेप्टिक के अलावा हम उसे D2 रिसेप्टर भी कह सकते हैं। तो ये क्या करता है? हमारा जो D2 रिसेप्टर होता है, कीमो ट्रिगर रिसेप्टर्स होते हैं, उसको इनहिबिट करता है। अब इनमें से कौन कौन से ड्रग्स आता है? क्लोरोपेनाजिन, प्रोक्लोरोपेनाजिन, पेराजिन और ट्राइक्लोपेनाजिन। ये सारे ड्रग D2 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। अगर आपको ये ड्रग फिर भी याद नहीं होता तो इसके लिए हम सिंपल सा सेंटेंस यूज कर सकते हैं और वो क्या है? चलो पूरी टैंकी फुल हो गई। अब जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे तो इनमें से पहला लफ्ज छोड़े बाकी को मिटा दे। तो चलो में क्या रह जाएगा? C रह जाएगा, पूरी में P रह जाएगा, टैंकी में T रह जाएगा, फुल में F रह जाएगा और हो गई में H रह जाएगा। तो C फॉर क्लोरोपेनाजिन, P फॉर प्रोक्लोरोपेनाजिन, T फॉर ट्राइफ्लूपेनाजिन, F फॉर फ्लूपेनाजिन और H फॉर हालोप्राइड। ये क्या है? ये सारे हमारे पास D2 एंटागोनिस्ट है। ये क्या करेगा? D2 रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा। और D2 रिसेप्टर कहाँ पे होता है? यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे D2 रिसेप्टर मौजूद होता है, वहाँ पे बाइंड हो जाएगा। जब ये ड्रग्स यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट नहीं होगा। फिर ये आगे हमारे वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट नहीं कर सकेगा और वोमिटिंग सेंटर पर जब एक्टिवेट नहीं होगा तो वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट नहीं करेगा। अब इस D2 एंटागोनिस्ट को हम कौन कौन से कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं? तो हम कई सारे कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? उसके यूजेस किस चीज के? D2 इनहिबिटर के। तो हम ये डिजीज इंड्यूस वोमिटिंग में यूज कर सकते हैं। डिजीज इंड्यूस वोमिटिंग
वो वोमिटिंग रिफ्लेक्स जो हमारे बॉडी में कोई और डिजीज हो इसकी वजह से इनिशिएट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिजीज इंड्यूस वोमिटिंग हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल लीवर के डिजीज में क्या है, लीवर डिजीज। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कोई इब्नॉर्मलिटी हो। इसके अलावा हम उसे, इसके अलावा माइग्रेन उर्दू में हम दर्द शकीका कहते हैं। आधे सर का दर्द हो तो वहां पे भी हमारे वोमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है उसकी वजह से, तो वहां पे भी हम D2 को यूज करेंगे। इसके अलावा हम पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया एंड वोमिटिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कीमोथेरेपी इंड्यूस नाजिया एंड वोमिटिंग में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम और कई सारे कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, तो इसके साइड इफेक्ट्स के अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है हमारे पास, जो कि है ना सेडेशन काज कर सकता है। क्या काज कर सकता है, सेडेशन। इसके अलावा ये हाइपोटेंशन भी काज कर सकता है, हाइपोटेंशन। इसके अलावा ये हमारे पास, इसके अलावा ड्राई माउथ भी काज कर सकता है। क्या काज कर सकता है, ड्राई माउथ। तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एंटीहिस्टामिन 1 ड्रग्स पे हमने एंटीहिस्टामिन 1 पे डिस्कशन किया, 5HT3 एंटागोनिस्ट पे डिस्कशन किया और D2 एंटागोनिस्ट पे डिस्कशन किया कि ये अपना मैकेनिज्म कैसे करता है। अगर आप इस लेक्चर पे नए हैं तो फार्माकोलॉजी पे जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए थे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से पहले वो देखें, इसके बाद यहाँ पे आए ये देखें तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ये अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जवाहर यूसुफ ज़ैद को सब्सक्राइब करें। अगर इस लेक्चर के हवाले से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम एंटीएमेटिक्स की जितनी भी क्लासेस रह गए हैं उस पर हम डिस्कशन करें।